क्वेश्चन में आज कोशिश ये करनी है कि 100% केवल ग्राफ पे ही फोकस करें। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ होते हैं, ग्राफ है क्या? क्वेश्चन में आपको फोकस करना है ग्राफ पर। तो ग्राफ क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है ना, तो हम ग्राफ की हेल्प लेंगे। आपने जब भी ग्राफ बनाया है तो एक फिजिकल क्वांटिटी को कहाँ लिया है? एक्स एक्सिस पर, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब है ग्राफ में आप दोनों की बात करने वाले हो ना। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें एक साथ डिस्कशन करना है, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा है तो दूसरे में क्या था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ। ग्राफ में क्या लिखा जा सकता है कि दीज आर ज्योमेट्रीज, ये ऐसी ज्योमेट्रीज होती हैं, क्योंकि जब ग्राफ बनेगा तो कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगा, जहां डायग्राम बनेगा वहां ज्योमेट्री की बात आ जाएगी। डायग्राम्स, ग्राफ्स क्या हैं? दीज आर ज्योमेट्रीज इन विच वी स्टडी about two different physical quantities, simultaneously। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की आप स्टडी करते हैं और ये दोनों काम आप एक साथ करते हैं। these are the geometries, these are the diagrams in which we study about the two different physical quantities simultaneously। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया एक्स एक्सिस, मैथमेटिक्स में ये एक्स एक्सिस और ये क्या? वाई एक्सिस। फिर जब इसको फिजिक्स में लाया गया, यहाँ पे लिख दिया गया टाइम और यहाँ लिख दिया गया चार्ज। फीलिंग को समझ जाओ, यानी कि एक्स एक्सिस पर किसने कब्जा किया है? टाइम, और वाई एक्सिस पर किसने कब्जा किया है? चार्ज। तो हम दोनों को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। फिर कभी सिचुएशन ऐसी बनी, यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन और यहाँ आ गया फोर्स। वो भी हम समझ गए कि भाई एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन आया है और वाई एक्सिस पर फोर्स आया है, यानी कि अब यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री बनेगी, जो भी डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम की हेल्प से हम इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन की साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी कब्जा करेगी और वाई एक्सिस पर कोई ना कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कब्जा करेगी। तो ग्राफ जब आपके सामने होता है तो ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं? सामने अगर ग्राफ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? जैसे चार्ज और टाइम का ग्राफ बन गया है। चार्ज और टाइम का जो ग्राफ बना है वो कुछ ऐसे बना है, और फोर्स और एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बन गया है। अभी हम इससे मतलब ना रखें कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना? बन गया है, और फोर्स और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बना है वो ऐसा बना है। अब ग्राफ सामने दिख रहा है, आप उसको पढ़ोगे कैसे? क्या तरीका है? सामने अगर ग्राफ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? क्या मेथड होता है? सीखिए। ग्राफ में कोई पॉइंट ले लो, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप कोई पॉइंट ले लो। चलो आपने कहा कि हमने ये पॉइंट ले लिया,
किसी बच्चे ने कहा ग्राफ में पॉइंट लेना है, तो हमने तो ये पॉइंट ले लिया। कोई कहता है ग्राफ में पॉइंट लेना है, तो हम ये पॉइंट ले रहे हैं। अरे तो अनलिमिटेड पॉइंट्स आप ले सकते हो ना ग्राफ में। इतने ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। चलो 3 पॉइंट हमने ले लिए। सिमिलरली यहाँ पर ग्राफ में कोई पॉइंट ले लीजिए, तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया। तो ग्राफ में कोई पॉइंट ले लो। अब क्या करेंगे, अब उस पॉइंट से आ जाओ किधर, सीधे एक्स एक्सिस की तरफ आ जाओ। उस पॉइंट से आ जाओ at x axis, then we have value of physical quantity which is at x axis. Similarly, पॉइंट से जाओ in y axis, then we have value of physical quantity at y axis, तो कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर आप हैं वहां से पहले एक्स एक्सिस पर चले जाओ, फिर बाद में वाई एक्सिस पे चले जाओ। तो हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, यहां पहुंचे। जब हम यहां पहुंचे तो यहां हमें क्या मिला, टाइम मिला। तो हमने देखा कि वो टाइम 20 सेकेंड था। तो जैसे ही हम उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर आ गए, तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल गया जो कि एक्स एक्सिस पर ली गई थी। अब हम उसी पॉइंट से कहां पहुंचेंगे, वाई एक्सिस पर पहुंचेंगे। अब हम इस पॉइंट से चले गए वाई एक्सिस पर। यहां हमको देखने को मिला 10 कूलम लिखा है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, तो मैंने कहा पॉइंट ए ने हमें बता दिया है कि टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड है और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम। आप देख रहे हैं कि एक साथ आपको दो चीजें मिल पा रही हैं। चलते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से पहले एक्स एक्सिस पर पहुंचे, तो यहाँ पे टाइम था 40 सेकेंड। उसके बाद में इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर पहुंचे, यहाँ पे चार्ज था 40 कूलम। तो मैं बता सकता हूँ कि जो ग्राफ में पॉइंट बी है वो ये बता रहा है कि 40 सेकेंड के टाइम पर चार्ज कितना, 40 कूलम। सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू। इसी तरीके से यहाँ पर भी सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम P है और हमें इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जाना है। तो यहाँ पर हम जब पहुँचेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सपोज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी पॉइंट से पहुँचो वाई एक्सिस पर, आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। मान लिया ये 100 न्यूटन। आप ये बताओगे कि भाई एक्सेलरेशन जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, उस समय फोर्स कितना है, 100 मीटर। बिल्कुल बहुत क्लियरली सारी चीजें लिखी गई हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये तरीका होता है ग्राफ को पढ़ने का। इस सामने अगर ग्राफ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, तो ग्राफ में कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से आ जाओ एट द एक्स एक्सिस, यानी उसी पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के पास पहुंचिए। और जब आप ये काम करेंगे देन वी हैव द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एट द एक्स एक्सिस। तो हमको उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। फिर सिमिलरली इसी तरीके से पॉइंट से कहां जाओ, वाई एक्सिस पर। तो पॉइंट से जाओ इन वाई एक्सिस, देन वी हैव वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एट वाई एक्सिस। तो ग्राफ भी पढ़ लोगे आप, बोलो। अच्छा, वैल्यू जो हम लिख रहे हैं ना, जैसे अगर हम ए से एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो ये वैल्यूज हमें दी जाएंगी, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो दो लोगों की स्टडी करता है। एक होती है एक्स एक्सिस पर, दूसरी का होती है वाई एक्सिस पर। अगर ग्राफ बना है तो एक्स एक्सिस पर जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी और वाई एक्सिस पर जो भी है उसकी भी कुछ ना कुछ
वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ग्राफ को पढ़ने का तरीका। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राफ से जुड़ी हुई एक जबरदस्त फिजिकल क्वांटिटी होती है स्लोप। तो स्लोप ऑफ ग्राफ का कैसे पता करते हो? स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? स्लोप हिंदी में इसको ढाल कहते हैं। स्लोप कैसे निकालते हो? क्या तरीका है? टोटल 3 तरीके। पहला तरीका क्या है, जरा ध्यान दो। मेथड 1। ये मेथड 1 सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपके पास ग्राफ है या ग्राफ के बारे में बातें हो रही हैं और आपसे पूछा जाए कि जिस ग्राफ को आप देख रहे हो या जिस ग्राफ के बारे में बातचीत हो रही है, आप बताइए उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। चलिए एक सिचुएशन ऐसी भी बना लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर सेटिंग की, यहाँ पर हमने ले लिया टाइम को और यहाँ पर ले लिया वेलोसिटी। एक बात तो कंफर्म हो गई कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बनने वाला है, ग्राफ बनने वाला है, बट अभी बना नहीं है, केवल बातें हो रही है। तो यहाँ पर मुझे ग्राफ के बारे में हिंट मिल चुकी है कि ग्राफ बनने वाला है और मुझे स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ग्राफ दिखाई दे रहा है, मुझे स्लोप चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राफ हमें दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकाली जाए? स्लोप निकालने का जो पहला तरीका है वो ये मेथड नंबर 1। स्लोप बराबर होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यू along y-axis upon difference of value along x-axis। कैलकुलस में इसको लिखा जाएगा dy by dx, क्योंकि y एक्सिस में जो वैल्यू रहेगी उसका जो डिफरेंस होगा वो किससे लिखा जाएगा, dy से, और जो x एक्सिस में जो वैल्यू रहेगी उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, dx से। और अगर हम बिना कैलकुलस की बात करें, विदाउट कैलकुलस अगर बात करें तो लिखा जाएगा क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ऐसे लिखा जाएगा। ये है स्लोप निकालने का तरीका। जैसे यहाँ देखिए, इस वाले ग्राफ में देखिए चार्ज टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। फॉर चार्ज टाइम ग्राफ इधर दिखाई दे रहा है आपको, फॉर चार्ज टाइम ग्राफ स्लोप चाहिए भाई। तो A से B के लिए स्लोप चाहिए, तो A से B के लिए स्लोप अगर हमें चाहिए तो y एक्सिस पर जो वैल्यूज है उनका डिफरेंस क्या है, 40 माइनस 10। यहां पर याद रखना कि जो डिफरेंस लेना है वो बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, छोटा बड़ा मत देखना। तो y एक्सिस पर जो चीज है, पहले 10 कूलम है, फिर क्या 40 कूलम, 40 माइनस 10, ये y एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस हो गया। और x एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस कितना हो गया, 40 माइनस 20, ये आ गया 40 माइनस का 20, ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 20, कितना आ गया 1.1। चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप है A से B के लिए, A से B उसका जो स्लोप है वो कितना आ गया 1.1। ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो, शर्त केवल ये है कि आपको y एक्सिस पर वैल्यूज पता होनी चाहिए और x एक्सिस पर वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखूं तो भाई y एक्सिस पर किसको लिया गया है, चार्ज, और चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पर जो ली गई वैल्यू है उसके डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू। अरे डेल्टा y थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर किसका कब्जा है, चार्ज का, और डेल्टा x की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा t। और कैलकुलस में लिखना होगा तो dq अपॉन dk। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा t की वैल्यू 1.5 आ गई है और dq अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.5। ठीक है,
ये बात समझ में आ रही है? अब दिमाग दौड़ाओ कि ऊपर चार्ज लिखा है, नीचे टाइम लिखा है। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। यानी कि चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा भी होगा कि जब आप फिजिक्स में कुछ स्लोप जैसी चीज निकालोगे ना, तो ये स्लोप कुछ बन जाया करेगा। फिर से आप देखो, करंट बराबर क्या होता था? चार्ज अपॉन टाइम। पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? चार्ज, और नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइम। और चार्ज अपॉन टाइम की वैल्यू 1.5 आ रही है, और जो कि स्लोप है, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ना कि चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस बात को हमें रखना है हमेशा साथ में कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालनी होगी ग्राफ की हेल्प से, तो चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। और भी हम लोग काम कर सकते हैं। पहले ये काम कंप्लीट कर ले, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक सिचुएशन दी जा रही है, ये टाइम और डिस्टेंस तो बताया ये गया कि टाइम जो था वो 0 सेकेंड था, डिस्टेंस भी 0 था। फिर 10 सेकेंड का जब टाइम हुआ तो डिस्टेंस 100 मीटर था उस समय था। और जब 20 सेकेंड का टाइम हुआ तो डिस्टेंस 120 मीटर था। फिर 30 सेकेंड का जब टाइम हुआ तो डिस्टेंस 140 मीटर था। ऐसे इन्होंने हमें बता दिया, और साइड में ये भी हिंट दे के छोड़ दिया, टाइम और ये स्पीड। ये हमें मैसेज दे रहा है कि स्पीड को कहाँ लिया गया? वाई एक्सिस पर, और टाइम को कहाँ लिया गया? एक्स एक्सिस पर। पूछा गया स्लोप निकालो। ये जो मेथड नंबर 1 है ना, चाहे ग्राफ सामने हो या ना हो, स्लोप निकाला है। केवल शर्त ये है कि वाई एक्सिस पर वैल्यूज का पता होना चाहिए और एक्स एक्सिस पर वैल्यूज का पता होना चाहिए। अच्छा, टाइम और डिस्टेंस है, यहाँ पे है डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही, तो अब हमें पता चल गया कि y एक्सिस पर किसको लिया गया है? डिस्टेंस को। और x एक्सिस पर किसको लिया गया है? टाइम को। मेथड 1 कहता है कि स्लोप बराबर होता है y एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस, तो इनको जरा देखो, 100 माइनस 0, और x एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस n माइनस 0। अरे y एक्सिस पर किसको लिया गया? डिस्टेंस। ये आ गया 100 अपॉन 10 आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, y एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस अपॉन x एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस 20 अपॉन 10 हुआ। स्लोप फिर से आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ गए, y एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस और x एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस, ये आ गया 20 अपॉन 10 हुआ। लीजिए हमने स्लोप निकाली, और ये भी कहा कि जो ये ग्राफ है उसकी स्लोप क्या हो रही है? बदल रही है। भाई पहले 10 थी, फिर 2 हो गई है, फिर 2 हो गई, तो मिला के बदली तो है ना। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप को यहाँ पे हमने निकाल दी है, और ये समय के साथ क्या कर रही है? बदल रही है। उसके बाद फिर से तुमने दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि भाई ऊपर जो है वो डिस्टेंस है और नीचे क्या है? टाइम। भाई आप जो है यहाँ पर जो स्लोप निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो y एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस, तो y एक्सिस पे किसको लिया गया? डिस्टेंस। तो आपने लिखा डेल्टा s। चलो, डिस्टेंस तो तुमने s से लिख लिया और टाइम तो तुमने t से लिख लिया। ऊपर आया डिस्टेंस, क्योंकि y एक्सिस वैल्यू का डिफरेंस डेल्टा s है, और नीचे आया डेल्टा t। कैलकुलस में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ds लिखेंगे। तो यहाँ पर स्लोप निकालते समय ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो फिर से एक पॉइंट बन गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बनता है? स्पीड बनता है। ठीक है ना? आप जिस चैप्टर में है मोशन इन बंडी, उसमें जब आप ग्राफ की बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो ग्राफ का स्लोप है वो कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। ऐसा हमेशा नहीं होता कि कुछ ना कुछ बननी चाहिए, लेकिन जनरल वे में ग्राफ की जो स्लोप होती है फिजिक्स में कुछ ना कुछ बन जाती है।
अभी हमने आपको दो चीजें अपडेट करा दी हैं। क्या कि चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो स्पीड बनती है। तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या है भाई, स्लोप निकालने का। मेथड 2 स्लोप निकालने का तरीका मेथड 2। मेथड 2 स्पेशल है, सिचुएशन जब आपकी इसको सपोर्ट करेगी तभी आप लगा पाएंगे। क्या है मेथड 2? अगर ग्राफ दिखाई दे रहा है, और ग्राफ एक सीधी लाइन में है, और ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, आपने देखा कि आपको ग्राफ दिखाई भी दे रहा है और ग्राफ सीधी लाइन भी है, लाइक दिस। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, और ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ग्राफ ये रहा। तो हमने देखा कि ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है, और जो ग्राफ में लाइन आई है वो कैसी है, सीधी। भाई जो ग्राफ में होती है ज्योमेट्री, जो ग्राफ में आप देखोगे जब भी ज्योमेट्रीज को, तो आप देखोगे कि या तो ग्राफ में सीधी लाइन होगी या सीधी लाइन नहीं होगी। अगर सीधी लाइन है तो कैसी लाइन होगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, कर्व लाइन होगी, रेगुलर टाइप का होगा। तो फिलहाल उसमें कहा कि ग्राफ दिखाई दे रहा है और ग्राफ एक सीधी लाइन है। तो अगर ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, और ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप बराबर, तो स्लोप बराबर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला tan ले लो। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें एंगल लेना है, एंगल फॉर्म बाय सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, जो लिखा गया है उसको समझो भाई। ये सीधी लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो एंगल फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ने जो एंगल बनाया है, कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए क्या करो, आप अपनी पेंसिल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रख दो, और फिर घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, आपको उल्टा चलना है। तो ये रहा एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन ने बना रखा है एंटी क्लॉकवाइज में। मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री का बना, तो स्लोप बराबर क्या हो गया, tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आ गया ग्राफ की स्लोप। जैसे ये देखिए ग्राफ बना हुआ, किसी ने ग्राफ ये बनाया, अब हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप बराबर ट्रिग्नोमेट्री वाला tan, आप अपनी पेंसिल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखो, एंटी क्लॉकवाइज में चल करके ये पता लगाओ लाइन ने कितना एंगल बनाया है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो स्लोप बराबर क्या होगा, tan। ठीक है, बट ये जो मेथड 2 है ये आपका तभी यूजफुल है जब आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये यूजफुल। मेथड 1 हमेशा काम करता है, केवल एक ही चीज चाहिए, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ जाए और वाई एक्सिस पर वैल्यूज आ जाए। जैसे आप ये देखिए, किसी ने ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ ये बना हुआ है, और यहाँ पे वैल्यूज पता है 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पर भी वैल्यूज पता है 10, 20, 30 ऐसे। तो तुमसे पूछा गया स्लोप निकालो, तुम तो मेथड 1 लगा सकते हो ना, क्योंकि वैल्यू दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर कोई मेथड 1 लगा के स्लोप निकाले और कोई मेथड 2 लगा के स्लोप निकाले, दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हो गया मेथड 2, जो कि आप स्लोप निकालने के लिए तब यूज करते हैं जब आपको दिखाई देता है नहीं सामने ग्राफ और वो भी कैसे
सीधी। स्लोप निकालने का मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, स्लोप निकालने के कुल 3 तरीके होते हैं। पहला, y एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस अपॉन x एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस। और स्लोप निकालने के बाद थोड़ा दिमाग लगाया करो कि ऐसा तो नहीं कि जो तुमने स्लोप निकाली है वो कुछ बन चुकी है, कुछ अदर क्वांटिटी बन चुकी है। उसके बाद में मेथड 2, बारी है मेथड 3। क्या है मेथड 3? इफ ग्राफ इज गिवन, यानी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई दे रहा है, एंड ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ग्राफ दिखाई तो दे रहा है लेकिन ग्राफ सीधी लाइन नहीं है। ग्राफ दिखाई तो दे रहा है लेकिन ग्राफ सीधी लाइन नहीं है। तो स्लोप बराबर, देन स्लोप बराबर क्या? तो मान लेते हैं कि ग्राफ सामने दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, दो लोगों के बीच में ड्रॉ किया गया। एक ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है लेकिन वो ऐसा है। तो यहां पर आप देखो ग्राफ तो दिख रहा है लेकिन ग्राफ में सीधी लाइन नहीं है। अगर मुझे y एक्सिस पर वैल्यूज और x एक्सिस पर वैल्यूज पता होती तब तो मेथड 1 ही ट्राई करते, सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे आसान तरीका। मेथड 2 तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि वो तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है। मेथड 3 क्या करते हैं? तो स्लोप बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला tan, और देखें क्या लिखा है, और मेथड 2 से उसको कंपेयर भी करिएगा। यहां लिखना है एंगल फॉर्म बाय टेंजेंट, एंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इन ग्राफ from positive x-axis in anti-clockwise direction। अब की बार जो कहा गया है वो स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट की बात की गई है। टेंजेंट स्पर्शरेखा जिसको आप कहते हैं। चलो देखते हैं, किसी ने चैलेंज दिया यहां पर स्लोप निकालो। ए, इस पॉइंट का नाम चलो ए। हमने कहा अच्छा ए पर स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए पर टेंजेंट बनाऊंगा। ए पर क्या बनाऊंगा? टेंजेंट। तो पहले तो टेंजेंट बनानी है मुझे ए पर, बना लिया जाए टेंजेंट ए पर। एंड आई होप कि सभी को टेंजेंट तो पता ही है। ये देखो टेंजेंट बना ली। अब टेंजेंट जब बन चुकी है तो फिर वही काम कर दो। अब ये पता करो कि उस टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी पेंसिल को कहां रखो? प्लस वाले एक्स पर रखो, एंटी क्लॉकवाइज में चल के पता लगाओ। मान लेते हैं 30 डिग्री। तो स्लोप एट ए बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। हम इतना काम करके अभी फ्री हुए ही थे तो क्वेश्चन आ गया कि बी पर स्लोप निकालो। हमने कहा कहीं पर भी स्लोप निकालो, ये फंडा काम करता है। तो बी पर टेंजेंट बना लेते हैं, बी पर टेंजेंट बना लो, ये बी पर टेंजेंट बना लो। फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पेंसिल को रखा, एंटी क्लॉकवाइज में गए। सपोज कर लेते हैं ये एंगल जो है 110 डिग्री का। तो स्लोप एट बी बराबर क्या हो जाएगा? tan 110 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आप जिस भी पॉइंट पर जाओगे वहां पे क्या बनाओगे? टेंजेंट। जैसे अगर मैं इसको एक पॉइंट यहां ले लूं P, और कहा गया मुझे P पर भी निकालनी है स्लोप। P पर स्लोप निकालनी है तो P पर टेंजेंट बनाओगे। P पर जरा टेंजेंट बनाते हैं, तो P पे टेंजेंट बनाते हैं और वही फ्रेमिंग, वही काम करते हैं, अभी तक करते चले आ रहे हैं। टेंजेंट बनानी है P पर।
टेंजेंट बनाते हैं P पर पहले, थोड़ी सी उतनी अच्छी तो नहीं बनी लेकिन हम लोगों को समझना है और अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो टेंजेंट बन चुकी है P पर, फिर से पॉजिटिव एक्सिस पर टेंशन रखो, एंटी क्लॉकवाइज में चलो, मान लेते हैं ये एंगल 150 डिग्री, तो स्लोप एट P बराबर क्या tan 150। अब हम लोगों को ऑर्डिनरी वे में 0 से लगा करके 90 तक की वैल्यूज याद है। इसके ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो अगर ऑड वैल्यूज हैं जैसे 150 हो गया, 110 डिग्री हो गया, याद अगर आपको नहीं है तो आप परेशान मत हो, उनकी वैल्यू आपको दी जाएगी। निकाल आएगा ना मैथमेटिक्स इसको, बोलो। स्लोप निकालने के कुल कितने तरीके हैं? 3। पहला वाला मेथड जनरल है, स्टैंडर्ड है, हर जगह फिट होता है चाहे जैसे हालात हो, बस केवल हमको चाहिए होता है क्या, वाई एक्सिस पर वैल्यू और एक्स एक्सिस पर वैल्यू। उसके बाद में सेकंड मेथड स्पेशल है, हमेशा काम आपके नहीं आने वाला, जब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हो तभी सोचोगे। और मेथड 3 अगर ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यू नहीं पता है, केवल ग्राफ नजर आ रहा है, तो टेंजेंट बना करके वही सारा काम करते हैं जो मेथड 2 में किया है। ठीक है ना? तो ये हो गया आज की क्लास का पेज नंबर 3। अब आ गया है आज की क्लास का पेज नंबर 4। और पेज नंबर 4 में क्या तैयारी चल रही है, ध्यान। टाइम है और डिस्टेंस। इसका मतलब आप समझ गए कि तैयारी चल रही है किस ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और यहां पर टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है। वैसे तो ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं होती है कि डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखना है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पोजीशन भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं। वेक्टर आर से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमने आर के ऊपर एरो नहीं लगाया है तो फिर वैल्यू चल रही है। चलो डिस्टेंस को एस से लिख लेते हैं, टाइम को टी से लिख लेते हैं, और ये रहा टाइम। फिर यहां पर ये टाइम है और ये रहा वेलोसिटी। तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्राफ बनने जा रहे हैं, क्योंकि पहले बताया जा चुका कि ग्राफ हमेशा दो लोगों की बात करेगा। अगर हम इस वाले ग्राफ की स्लोप निकालें, यानी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो जो y एक्सिस पर लिया गया है ना उसको पहले लिखते हैं, और जिसको x एक्सिस पर लिया गया उसको बाद में लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो बेसिक फंडा मेथड 1 स्टैंडर्ड है, तो y एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस अपॉन में x एक्सिस पर ली गई वैल्यू का डिफरेंस, यही आपके विजन में रहेगा ना। ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस, नीचे क्या हो जाएगा टाइम, ये बन गया स्पीड। लीजिए स्पीड की एक नई दुनिया, नई डेफिनेशन। आपने स्पीड को बहुत तरीके से डिफाइन किया है। कभी आपने कहा कि डिस्टेंस टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड है, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन ग्राफ से अगर पूछो, ग्राफ में अगर आप मूव करते हो, ग्राफ की तरफ चलते हो, तो ग्राफ कहता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनता है, स्पीड बनता है। ठीक है, क्लियर ये बात। ये जो डेल्टा वाला एस है इसका मतलब है चेंज, और जो डी वाला एस है इसका मतलब भी क्या है, चेंज। लेकिन जो डी करके लिखे जाते हैं चेंजेस वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे आपको यहां रफली बता दें, डेल्टा लगाकर जो चेंज लिखा जाता है और डी लगाकर जो चेंज लिखा जाता है
डिफरेंस क्या है? जो डेल्टा लगाकर चेंज लिखा जाता है वो स्मॉल नहीं होता, स्मॉल नहीं होता, उसे एवरेज कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और डी लगा करके जो चेंज लिखा जाता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ये फर्क है दोनों में। डी लगा के जब आप कोई चेंज लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस। डेल्टा लगा के जब लिखते हो तो वो एवरेज। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमने लिखा ds बाई dt। आपके दिमाग में ये फीड हो चुका है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बनता है? स्पीड। लेकिन आप देखो लिखने का अंदाज छोटा छोटा है ना, एंड दैट इज व्हाई इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम यही सेम चीज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करके लिखे तो क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड। ठीक है ना? नथिंग से तो फिर आप इस बारे में मत सोचना। चलते हैं इसके ग्राफ की स्लोप की बात करते हैं। स्लोप किसका स्लोप? पहले y एक्सिस पर जो लिया गया उसका नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, टाइम ग्राफ का। तो ऊपर लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट और नीचे आप लिखोगे टाइम। ऊपर आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट और नीचे आप लिखोगे टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हो तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। dr by dt क्या बनेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी करके जो लिखा गया ना वो इंस्टेंटेनियस है। और डेल्टा बाय डेल्टा टी क्या बनेगी? एवरेज। तो हम सिंपल वे में इसको लिख रहे हैं कि ये क्या बन जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बनता है? वेलोसिटी। अगर आपने छोटे छोटे चेंजेस लिखे हैं तो इंस्टेंटेनियस, अगर आपने छोटे चेंजेस नहीं लिखे हैं तो फिर एवरेज। अब यहां चलते हैं, स्लोप लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जो y एक्सिस पर उसका नाम पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। y एक्सिस पर जो लिया गया उसकी डिफरेंस वैल्यू, जो x एक्सिस पर लिखा गया उसकी डिफरेंस वैल्यू। और कैलकुलस वाली अप्रोच में क्या आएगा? dv बाई dt। और फिर आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, ऊपर है वेलोसिटी का चेंज, नीचे है टाइम का चेंज, क्या बनता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है ना? वेलोसिटी अपॉन टाइम बनता है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। ए सही, ठीक है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड है। क्लियर ये बात? श्योर है ये बात? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? ये रहा पेज नंबर 4। आगे बढ़े। अब आप इस समय है पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आप हैं। आप ये बताइए कि जब आपके सामने ग्राफ होता है तो कवर्ड एरिया बाय ग्राफ कैसे निकालते हो? हाउ यू कैलकुलेट द कवर्ड एरिया बाय ग्राफ? क्वेश्चन हमारा ये, हाउ वी कैलकुलेट कवर्ड एरिया बाय ग्राफ। जैसे एक ग्राफ ये बना,
तो पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर्ड किया है वो बताओ। एक ग्राफ ये बना, पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर्ड किया है वो बताओ। एक ग्राफ ये बना, पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर्ड किया है वो बताओ। एक ग्राफ ये बना, पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर्ड किया है वो। कैसे निकालते हो आप किसी भी ग्राफ ने कितना एरिया कवर्ड किया है उसे कैसे निकालते हैं? दो तरीके, और दोनों तरीके अलग अलग सिचुएशंस के लिए। अगर ग्राफ ओपन कर्व है, अगर ग्राफ ओपन कर्व है, ओपन कर्व का यहां मतलब है, ओपन कर्व मतलब ग्राफ में स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहे हैं, ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं ओपन कर्व। जैसे आप देखिए इस वाले ग्राफ को देख सकते हो, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म किया, ये ओपन कर्व ग्राफ है। सिमिलरली ये यहां से स्टार्ट और यहां पर खत्म है, ये भी ओपन कर्व है। ये भी यहां से स्टार्ट और ये खत्म है, बट ये ओपन कर्व नहीं है, इसका ना तो स्टार्टिंग का था ना ही। और भी इसमें थोड़े से एग्जाम्पल ऐड करते हैं जो ओपन कर्व ना हो। जैसे ये ग्राफ, ये भी ओपन कर्व नहीं। अगर ग्राफ ओपन कर्व है तो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स ओवर एक्स एक्सिस फ्रॉम बोथ ओपन पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है कि ओपन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। जैसे यहां से परपेंडिकुलर ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर ये, सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ये रहा और यहां से परपेंडिकुलर ये रहा। एक ग्राफ और बना दें, ये भी ओपन है, आया ना। एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी एक्स को टच करता है तो कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करेंगे और वहां से ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर ग्राफ ओपन कर्व है तो वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओवर द एक्स एक्सिस फ्रॉम बोथ ओपन पॉइंट्स, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर और ग्राफ जो एरिया इनक्लोज करते हैं वही एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। अब यहां से आप आगे बढ़े तो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ एंड परपेंडिकुलर्स, तो परपेंडिकुलर्स और ग्राफ ने जो एरिया बंद कर लिया है वही एरिया ऑफ ग्राफ है। यानी कि ये क्या है, एरिया ऑफ ग्राफ। जहां पर ये मैं लाइंस बना रहा हूं, दिस इज एरिया ऑफ ग्राफ। अब ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये ज्योमेट्री में किसी से मिलता ही नहीं है, ना तो ये स्क्वायर जैसा है, ना ही ये ट्रेपेजियम जैसा है, ना ही ट्रायंगल जैसा है। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि एरिया निकलेगा कैसे, वो निकल आता है, ठीक है। लेकिन जरा यहां देखिए हमें, ये रहा एरिया ऑफ द ग्राफ। तो
क्या ये एरिया ट्रेपेजियम जैसा है? बोलो। तो ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है एरिया वाला निकाल लेंगे। अब ट्रेपेजियम का एरिया फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो वेटेड गॉस बताया जाएगा। फिर आप यहां पर आइए, क्या ये एरिया ट्राइंगल जैसा है? ट्राइंगल का लगाएंगे फार्मूला और निकल आएगा। यहां पर आप इस काम को करेंगे, यहां पर ये एरिया निकल आएगा और ये एरिया भी इसी से मिलता जुलता नहीं, जो मेरी नॉन ज्योमेट्रीज है। ट्राइंगल आपका जाना पहचाना है, स्क्वायर रेक्टेंगल जाने पहचाने हैं, सर्कल आपका जाना पहचाना है, ट्रेपेजियम आपका जाना पहचाना है, उनमें ये मिलता नहीं है। ये वाला डायग्राम ट्रेपेजियम तो समझ लो, ट्रेपेजियम नहीं है ये, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यानी कि जिन ज्योमेट्रीज को आप पहचानते हो उनका भी एरिया निकाल लिया जाता है, जिनको नहीं पहचानते हो उनका भी एरिया। इसका भी एरिया निकल आया, इसका भी निकल आया, सबका एरिया निकाला है। जितने भी आपके ओपन वाले लोग, ये काम खत्म हुआ। अगर ओपन कर्व, अगर ग्राफ का जो कर्व है वो ओपन नहीं है बल्कि क्लोज है, अगर ग्राफ में आपको ये दिखता है कि जो कर्व है वो क्लोज है, तो बहुत आसान होता है। अगर ग्राफ इज क्लोज कर्व, देन एरिया कवर्ड बाय ग्राफ is equal to area bounded by closed curve। क्लोज कर्व ने जो अपने एरिया, अपने अंदर जो एरिया बाउंडेड किया है वही एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। जैसे यहाँ पर एरिया कवर्ड बाय ग्राफ वही होगा जो इस कर्व के अंदर का एरिया है, यानी कि किसका एरिया? सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर भी एरिया कवर्ड बाय ग्राफ वही होगा जो इस कर्व के अंदर का एरिया, ठीक है ना। तो आप कैसे एरिया निकालते हो ये हमने सिखा दिया। तो कभी कभी क्या होता है इस मोशन के चैप्टर में और बियॉन्ड दिस चैप्टर आल्सो, कि एरिया जो है वो भी कुछ बन जाते हैं। जैसे आपने देखा कि स्लोप कुछ बन जाता है, ग्राफ की जो स्लोप है वो कुछ बन जाती है, ऐसे ही एरिया भी कुछ बन जाते हैं। देखिए कैसे, ध्यान देना है। हमारे पास में कॉन्सेप्ट है कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बराबर क्या होता है? स्पीड। v बराबर क्या होगा? ds बाई dt लिखे तो इंस्टेंटेनियस है, और डेल्टा s बाई डेल्टा t लिखा तो एवरेज है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। आप चाहो तो डेल्टा s बाई डेल्टा t लिख सकते। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, ds बराबर क्या आ गया? v dt। ds बराबर क्या आ गया? v dt। अगर हम यहाँ साइड में टाइम को रखते हैं और यहां पर स्पीड ले, ठीक है, तो जरा ये देखो, ये v क्या है? स्पीड, और dt क्या है? टाइम। और एक ग्राफ बना दे, चलो आपको समझाने के लिए ग्राफ भी बना देते हैं। मान लो स्पीड टाइम ग्राफ बना है ये। अब तुमने कहा कि सर आपने जो है स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया है, जरा इसका एरिया निकालना है। जब तुम इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आगे बढ़ोगे वही काम करो जो सिखाया, और जब आप एरिया निकालोगे तो ये वाला हिस्सा ही तो निकालोगे, बोलो भाई। और एरिया निकालने का जो जनरल फार्मूला है, एरिया निकालने का जनरल फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जनरल फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसी फार्मूले से ही सब बनते हैं। तो सोचो जरा यहाँ पर लेंथ में क्या
क्या रहेगा? लेंथ में क्या रहेगा? टाइम। और ब्रेड्थ में क्या रहेगा? स्पीड। समझ पा रहे हो बात को? भाई जब लेंथ आप लोगे तो टाइम लोगे, और जब ब्रेड्थ वाली वैल्यूज लोगे तो स्पीड लोगे। यहाँ पे क्या आ गया? टाइम इनटू स्पीड, यानी टाइम इनटू स्पीड जो है वो एरिया बनेगा। और यहाँ पर आप देखिए टाइम इनटू स्पीड क्या बनता है? डिस्टेंस। टाइम इनटू स्पीड क्या बन रहा है? यानी क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बनता है? डिस्टेंस। अच्छा ट्रेपेजियम, चलो अच्छा आप इससे मत करो, इसको मत करो, फॉलो मत करो। ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का वो लगाते हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो ट्रेपेजियम की पहचान होती है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 2 पैरेलल होती हैं, 2 पैरेलल नहीं होती है ट्रेपेजियम में। एरिया का जो फार्मूला देखो क्या आता है? हाफ आमने सामने की पैरेलल साइड्स का समेशन। तो पैरेलल साइड ये है और ये है, इनका समेशन। तो ये क्या है? स्पीड। और ये क्या है? स्पीड। दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्पीड। यहां पर आप लिखोगे सम ऑफ स्पीड। कुल मिला के इस ब्रैकेट में क्या चल रहा है? स्पीड इनटू दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा, जो कि क्या है? टाइम। तो देखो फिर से एरिया निकालने में स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हुए, और स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है? डिस्टेंस। तो भी ये पता चल गया कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? क्लियर है ये बात? तो आपको 2 चीजें याद होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड बताता है, और जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है? डिस्टेंस। देखिए इसको लॉक करें फाइनली। क्या सीखने को मिल गया? हमारे कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट और ऐड हो गया कि एरिया ऑफ डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है ना? समझने के बाद इसको लिखा है, बाद में उसको इरेज कर दिया। कुछ भी कर लो, फिर एक बार आप देखिए। आप स्पीड टाइम की बात करते हुए कोई ग्राफ सोचिए, ये टाइम है और ये स्पीड है। ग्राफ ऐसा है तो हमने कहा एरिया निकालो। तो फिर जब आप एरिया निकालने जाओगे, सेकंड एरिया ये रहेगा जो भी सिखाया, ये वाला एरिया निकालो। क्योंकि आपको ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है इसलिए आप ट्रेपेजियम का फंडा लगा दोगे। जनरल में भी एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये वाली डायमेंशन इनटू ये वाली डायमेंशन। अगर आप एरिया के लिए सोचते हो उसी तरीके से, एक डायमेंशन ये वाली, दूसरी डायमेंशन ये वाली, तो यहाँ पर लिखते हैं पहली डायमेंशन, और इनटू में क्या लिखते हैं? दूसरी डायमेंशन। तो पहली डायमेंशन चलो स्पीड है, दूसरी वाली डायमेंशन क्या है? टाइम है। तो आप ये कह लो कि स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करके एरिया दे देंगे। उधर हमारी रूल बुक में ये पता चल चुका है, स्पीड टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देते हैं? डिस्टेंस। यानी कि एरिया एक्चुअली क्या बनता है? डिस्टेंस। क्लियर ये बात? इसी तरीके से सिमिलरली जैसे आपने ये सीखा है, इसी तरीके से अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान दें अभी जस्ट सीखा स्लोप, इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बनता है? वेलोसिटी। इसको भी आप ये से लिखते हैं। अगर हम इसको जो है ग्राफ में फिर से अरेंज कर लें जैसे हमने इसके लिए किया था, आप लिखोगे इसको dr/dt, लिखोगे कैलकुलस के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dr बराबर क्या बनेगा? वेलोसिटी इनटू dt। अब आप सोचो कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो एरिया क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? लिखा जाए सीधे। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपका बनता है डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट वन इज स्लोप। इसका स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। एक अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? dv/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या बनेगा? dv = a/dt। अब आप सोचो कि अगर हम लोग टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएं, एरिया निकालने के लिए ये और ये मल्टीप्लाई होंगे ना। और जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा? एरिया। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं? वेलोसिटी। आपको यहाँ पर सीखने को मिल गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम। अब आपको ग्राफ सामने दिखाई देंगे, कभी आप स्लोप की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर दोगे तो कभी एरिया की हेल्प से। अब कब आपको स्लोप के बारे में जाना है और कब आपको एरिया के बारे में जाना है, ये डिपेंड करेगा कि आपको ये पॉइंट तैयार है कि नहीं। तो ये तैयार होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? स्पीड। और जबकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। जबकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है? वेलोसिटी। तो ये था पेज नंबर 5। हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 6 पर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या अवेलेबल है ये देखो, और आपको क्या इससे निकालना है ये देखो। आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चाहते क्या है? वेलोसिटी। क्लिक करिए। अगर क्लिक करते समय आपको सारे फंडे रिवाइज करने पड़े तो भी होते कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मिलता था? स्लोप से। याद आ गया? तो हमें ये पता चल चुका था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। अब वेलोसिटी बताएगा ये हमें पता चल चुका है। और ग्राफ सामने कैसा है? सीधी लाइन, एंगल्स भी पता है। पहले हम बात करते हैं पार्टिकल ए के लिए। तो पार्टिकल ए के लिए चलते हैं तो फंडा है हमारे पास वेलोसिटी बराबर स्लोप। और अगर हम स्लोप लेते हैं पार्टिकल ए का तो भाई वेलोसिटी भी क्या मिलेगी? पार्टिकल ए की। क्या फंडा लगाएंगे ए के लिए? tan 30। तो ये आ गया 1/√3 इक्वेशन 1। फिर हमने लिखा वेलोसिटी बराबर स्लोप। और स्लोप किसका? पार्टिकल बी का। क्योंकि ग्राफ में सीधी लाइन है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग मेथड नंबर 2 लगा रहे हैं, tan 60। भाई आपकी सीधी लाइन बी पार्टिकल की जो सीधी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 60 बना रही है। तो VB हो गया √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो रेशियो मिल जाएगा VA/VB। VA की वैल्यू है 1/√3 और VB की वैल्यू है √3। VA/VB कितना आ जाएगा? 1/। ठीक है? कितने लोगों ने हमसे पहले इस क्वेश्चन को कर लिया? उधर नहीं किया था आप लोगों ने? नहीं। क्या करना है? ग्राफ क्या है और हमें क्या निकालना है? तो ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो वही जो आपके 2 और 2 4 और 2 6 पॉइंट थे। 3 पॉइंट स्लोप के थे और 3 पॉइंट एरिया के थे। तो आपकी हेल्प स्लोप से होगी या फिर आपकी हेल्प एरिया से होगी?
इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सामने है स्पीड टाइम ग्राफ। सामने क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। चाहिए क्या? डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप आपकी हेल्प करेगा या एरिया? एरिया। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? आपके पास में लिखा होगा वो, तो फिर आप उसको जो है प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि डिस्टेंस बराबर होता है एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब एरिया जो है वो कैसे निकलता है वो हम आपको बता चुके हैं। ग्राफ शुरू हुआ है यहां से और खत्म हुआ है यहां पर, और हमें पूरा 4 सेकंड लेना है। एरिया जो है कैसे निकलता है, तो कहा गया था कि परपेंडिकुलर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पर, ऑलरेडी है। यानी ये जो हिस्सा है यही तो एरिया होगा। लेकिन ये सामने ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये कहीं कोई फार्मूला नहीं लगने वाला। लग पा रहा फार्मूला? नहीं। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे हिस्से को हिस्सों में ही बांट दिया। जैसे एक हिस्सा ये लिया और इसको हमने नाम दिया नंबर 1। तो नंबर 1 वाला जो पार्ट है वो कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल जैसा। दूसरा हिस्सा हमने ये लिया, इसको हमने नंबर दे दिया नंबर 2, ठीक। और तीसरा वाला हिस्सा ये रहा, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, ये हो गया नंबर 3। चौथा वाला हिस्सा हो गया नंबर 4। बोलो भाई, नंबर 4। तो अब हमने लिखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू है एरिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 1 वाला एरिया ट्राइंगल जैसा है, तो फंडा होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। हाफ परपेंडिकुलर कितना? ये रहा, कितना है? 20। और बेस क्या है? 1 प्लस सेकेंड वाला हिस्सा रेक्टेंगल जैसा है। एरिया का फॉर्मूला लंबाई, ये हो गई लंबाई कितनी है? 1। 2 ने देखो यहां से यहां तक 1 और फिर यहां से यहां तक 2। ये वाली लंबाई कितनी है? 1। और चौड़ाई कितनी है? 20। ठीक है। नंबर 3 वाला जो हिस्सा है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की पहचान क्या है? 4 साइड होंगी, 2 पैरेलल होंगी और 2 कैसे होंगी? नॉन पैरेलल। तो फार्मूला होता है हाफ आमने सामने की पैरेलल साइड्स का समेशन। ये वाली साइड कितनी है? 20 प्लस ये वाली साइड कितनी है? 10 इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, जिसको तुम हाइट कहते हो। तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1। क्योंकि यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 2 है, तो हमें तो ये चाहिए बीच का डिस्टेंस। और 4 नंबर जो हिस्सा है फिर से कैसा है? रेक्टेंगल जैसा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी आ गई? 1 और चौड़ाई कितनी आ गई? 10। तो ये बन गया कितना? 10। ये आ गया 20 और ये आ गया 30, 50 और ये 10। तो 40 और 10, 50, 55 मीटर। क्योंकि स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी जा रही है और समय आपका सेकंड में दिया जा रहा है। डिस्टेंस हमारा एसआई में निकलेगा, यानी कि इसमें निकलेगा। तो कभी कभी आप देखोगे कि एरिया ऐसा होगा कि वो सीधे सीधे नहीं निकल रहा है, तो उसको अगर आप बाइसेक्ट कर लें या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसी भी सिचुएशन बन सकती है आप निकाल सकते हैं। क्या मैं ये 2 क्वेश्चन करा देने से आपको जो है क्या चीज क्लियर करनी है? सामने किसका ग्राफ है वो देखो और जो पूछा गया है वो देखो। या तो स्लोप से आंसर आएगा या फिर एरिया से आएगा, तीसरा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये था आपका पेज नंबर 6।
इसके बाद में क्या होता है, चलते हैं ग्राफ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपके सामने ग्राफ होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है कि ग्राफ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर ग्राफ, लेकिन ये जो ग्राफ है वो किस चैप्टर से कनेक्टेड है, मोशन के चैप्टर से। जैसे पहला पॉइंट है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। कोई भी ग्राफ हो, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। कुछ भी हो जाए, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। अभी जो सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा गया स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव हो सकता है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ही टोटल पाथ लेंथ भी कहा जाता है, टोटल पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता। और डिस्टेंस को लेकर के एक बात और है कि टाइम के साथ कभी डिस्टेंस कम नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइम चेंज हो रहा और डिस्टेंस क्या होने लगे, कम। टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। इट never decreases with time। 5 नंबर, एक ही टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती। एक ही टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दो डिफरेंट वेलोसिटीज नहीं हो सकती। अब जो चीजें हमने यहाँ नहीं लिखाई हैं, जैसे कि हमने आपको कहा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। लिखा था यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ना तो स्पीड कभी नेगेटिव होता है, ना ही टाइम। चलो जरा इतने पॉइंट जान लेने के बाद ये देखते हैं कि क्या इन 5 पॉइंट्स को जानने से कुछ काम बनता है, ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तुमको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। तो टाइम ये है, पोजीशन ये है, टाइम ये, पोजीशन ये, टाइम ये, पोजीशन ये, टाइम ये, पोजीशन ये, टाइम ये। हाँ सही है, इम्पॉसिबल। क्या दिख रहा है इस ग्राफ को देख करके, क्या पता चला? इस ग्राफ को देख करके ये पता चला कि टाइम लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टाइम देखो लग रहा बढ़ रहा है, यहाँ तक तो आया, तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल है। उसके बाद टाइम क्यों लगा, घटने लगा। टाइम कभी घटता नहीं है, इस पॉइंट को भी जोड़ा गया। टाइम हमेशा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अरे यार 85 क्या दोबारा आएगा, नहीं आएगा। टाइम कभी घटता नहीं है। तो जब पहला हिस्सा हमने ग्राफ का देखना शुरू किया, 6 नंबर पर है, टाइम कभी
डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता। तो ग्राफ के जब हम पहले हिस्से में जा रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। तो यहां तक जब हम पहुंचे, यहां पे टाइम हो गया मैक्सिमम और ये पोजीशन आ गई है। उसके बाद में वो काम होने लगा जो कभी पॉसिबल ही नहीं। अब टाइम क्या होने लगा? घटने लगा, घटने लगा ना टाइम। यानी कि अब ये पॉसिबल से क्या बन गया? इम्पॉसिबल। ये ग्राफ नहीं हो सकता। तो इसमें जो इम्पॉसिबल वाली बात है वो किसने जज करी? टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। एक तो पॉइंट ये था, और एक पॉइंट अभी जब इस क्वेश्चन को देखा तो एट द एंड टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता। चलते हैं, ये डिस्कस हो चुका है, अब इसको देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम देखते हैं। तो इस वाले ग्राफ में जरा इसको पढ़ के देखें। ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। हो सकता है वेलोसिटी टाइम के साथ घट सकती है। यहाँ क्या लिखा है? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। टाइम के साथ स्पीड भी घट सकती है, टाइम के साथ वेलोसिटी भी घट सकती है, दोनों ही पॉसिबल है। 7 नंबर पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये खुद भी समझने वाले हैं कि टाइम के साथ स्पीड कॉमा वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे लगातार टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है, जीरो पहुंच रही है। फिर से टाइम बढ़ने लगा, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ने लगी, हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर नेगेटिव हो सकते हैं। तो आप जब इस पूरे ग्राफ की स्टडी करोगे, टाइम लगातार बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ी है, घटी है, फिर बढ़ी है, नेगेटिव हो गई है, फिर बढ़ी है, घटी है। ये वाला ग्राफ कैसा हो गया? पॉसिबल। यहाँ पॉसिबल, इम्पॉसिबल सीधे लिख दिया, इम्पॉसिबल। अरे ये देखो नेगेटिव टाइम दिख रहा है भाई। इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो ये टाइम है ना, इस पॉइंट पर हूं तो क्या है? नेगेटिव टाइम, इम्पॉसिबल। ये तो इम्पॉसिबल सीधे आ गया। यहां जरा देखो, यहां पर भी इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम कैसा है? नेगेटिव, इसलिए इम्पॉसिबल। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दे, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है और सर्कल यहां बना दे, तो भी इम्पॉसिबल। चलो यहां से इसको मूव करते हैं। इस टाइम पर ये वेलोसिटी, इस टाइम पर ये वेलोसिटी, इस टाइम पर ये वेलोसिटी, उसके बाद में फिर देखो टाइम घटने लगा, तब भी इम्पॉसिबल। तो ये भी आपका इम्पॉसिबल बनेगा और ये भी इम्पॉसिबल बनेगा। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को कुछ लोग इस तरीके से भी देख लें, ऊपर वाले वो कहें कि यार ये जो टाइम है, ये टाइम जो है, इस टाइम पर ये वेलोसिटी भी है, इसी टाइम पर ये वेलोसिटी भी है, यानी एक ही टाइम पर कितनी वेलोसिटी है? दो। और अगर आप एक कार चला रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम पर तुम्हारी कार की दो वेलोसिटी है? ना तो तुम्हारी कार की एक टाइम पर दो वेलोसिटी हो सकती है, ना ही दो पोजीशन हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कार एक ही टाइम पर कानपुर में भी और एक ही टाइम पर उसी टाइम पर लखनऊ में भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे तरीके हैं जज करने के, और इम्पॉसिबल वाली बात आ गई, इसको भी इम्पॉसिबल पे डाल देते हैं। दो रीजन है, एक तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, स्पीड भी नेगेटिव, ये भी इम्पॉसिबल में चला गया। चलो इसको देखते हैं। टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस है, देखते हैं। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है,
यहाँ पर आने के बाद में डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, फिर अगले टाइम बढ़ने से डिस्टेंस कम हो गया, टाइम के साथ कभी डिस्टेंस कम नहीं होता, यानी ये भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल। इस पर चलते हैं, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, चेक द सिचुएशन। ये देखो टाइम है, इस टाइम पर ये वेलोसिटी भी है और इसी टाइम पर ये वेलोसिटी, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चेक करने को आता है कि बताइए कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल है, तो आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। और जरा इसको देखें, ये रहेंगे, इसको अगर हम ग्राफ को पढ़ें तो जीरो टाइम पर कुछ वेलोसिटी है, अगले कुछ टाइम पर वेलोसिटी वही है, टाइम आगे बढ़ा वेलोसिटी वही है, नहीं टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल नहीं रही है। ऐसा हो सकता है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कैसा हो गया, चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सी बात आप जज करके चेक करके आप इसको जो है काउंट करके पॉसिबल इम्पॉसिबल को देख सकते हैं। कुछ बेसिक सी बातें हैं, जैसे इतनी सारी बातें हमने लिखी हैं 1 से लेके 7 तक, उसमें जो सबसे ज्यादा बेसिक में जो कॉमनली सबको पता ही होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, सेकंड, बाकी तो सभी पॉइंट है लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए।